स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज आप लोग कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र का दूसरा पाठ देखेंगे, संसाधन के रूप में लोग। पहला पाठ है पालमपुर। तो वो अध्याय आपको इस सत्र में नहीं पढ़ना है। कोरोना महामारी की वजह से आपके पाठ्यक्रम से 30% का जो है मैटर कम किया गया है। इसके अंतर्गत पालमपुर यानी पहला पाठ हटा दिया गया है। तो देखिए, संसाधन के रूप में लोग। संसाधन, इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। संसाधन के रूप में लोगों से आशय किसी देश में कार्यरत लोगों के उत्पादन कौशल और क्षमताओं से है। यानी कोई देश है, वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितना उत्पादन करते हैं, कितना देश के विकास में अपने योगदान को, अपने श्रम का योगदान करते हैं, तो संसाधन उसे ही कहते हैं। उत्पादन संसाधनों की तरह जनसंख्या भी एक संसाधन है, जिसे मानव संसाधन कहते हैं। किसी देश के विकास के लिए जितनी भौतिक पूंजी की आवश्यकता होती है, उतनी ही कुशल मानव पूंजी की भी आवश्यकता होती है। अतः मानवीय पूंजी का शिक्षित व स्वस्थ होना किसी भी देश की उन्नति का आधार है। यानी कोई देश का नागरिक है, यानी जितने नागरिक हैं, अगर वो शिक्षित हो ज़्यादा से ज़्यादा और स्वस्थ हों, तो वह देश विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। जब विद्वान मानव संसाधन को उचित शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है, तो इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, तो जनसंख्या मानव पूंजी में रूपांतरित हो जाती है। भारत में पूंजी निर्माण से हरित क्रांति आई है, जिससे खाद्यान्नों की उत्पादकता में कई गुना वृद्धि हुई। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति मानव पूंजी निर्माण से ही संभव हो सकी है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने के कारण जापान में मानव संसाधनों के विकास पर अधिक निवेश किया जाता है। ध्यान दीजिए, जापान में प्राकृतिक संसाधन की अथाह कमी है, इसलिए यहाँ की जो सरकार है मानव पर विशेष ध्यान देती है, यानी उनके विकास पर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करती है। किसी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता उसकी साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों के द्वारा प्राप्त कौशल पर निर्भर करती है। साक्षर व स्वस्थ जनसंख्या देश की परिसंपत्ति होती है, जबकि अशिक्षित और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर दायित्व होती है। कोई भी देश अपनी जनसंख्या के स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर निवेश करके ही विकसित देश बन सकता है। भारत में जीवन प्रत्याशा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 66 वर्ष से अधिक हो गई है। देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को, यानी 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। और वह एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जितने लोगों की मृत्यु होती है, उसे मृत्यु दर कहते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप 3 क्षेत्रों में की जाती है, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में बांटा जाता है। कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। विनिर्माण को द्वितीयक क्षेत्र में शामिल किया जाता है, जबकि व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन सेवाओं को तृतीयक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करने वाले क्रियाकलाप आर्थिक क्रिया में शामिल किए जाते हैं। वह स्थिति जिसमें प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक लोग रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि भारत के 2/3 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराती है, और विनिर्माण उद्योग कुल कामगार जनसंख्या का 10% को अवशोषित करता है। भारत के संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को सार्वभौमिक एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएंगी।
केंद्र सरकार ने वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया था। भारत में साक्षरता दर 1991 में 18% से बढ़कर 2011 में 73% हो गई। प्रच्छन्न बेरोजगारी में लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, जबकि वास्तव में वे उत्पादकता में कोई योगदान नहीं कर रहे होते। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब वर्ष के कुछ महीनों के दौरान लोग रोजगार नहीं खोज पाते। भारत में कृषि कोई पूर्णकालिक रोजगार नहीं है, बल्कि यह मौसमी है। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। महत्वपूर्ण तथ्यों के बाद अब इस पाठ के पारिभाषिक शब्दों को भी ध्यान से देख लीजिए। रोजगार, रोजगार का अर्थ होगा, जैसे प्रश्न पूछ देता है रोजगार किसे कहते हैं, या अल्प रोजगार क्या होता है, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर इस पारिभाषिक शब्दों से दिया जा सकता है। तो रोजगार किसी अनुबंध के अंतर्गत दूसरे व्यक्तियों का कार्य करना और उसके बदले पारितोषिक प्राप्त करना रोजगार कहलाता है। अल्प रोजगार, जब कोई व्यक्ति पूर्ण समय का कार्य प्राप्त नहीं कर पाता तो उसे अल्प रोजगार कहते हैं। शिशु मृत्यु दर, 1 वर्ष में कम आयु के शिशु की मृत्यु की स्थिति जिसकी प्रति 1000 शिशुओं में की जाती है, उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। श्रम शक्ति, जनसंख्या का वह भाग जो आर्थिक दृष्टि से सक्रिय हो उसे श्रम शक्ति कहते हैं। ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी है। औद्योगिक बेरोजगारी, तो उद्योग के क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो होती है बेरोजगारी वो औद्योगिक बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो बेरोजगारी का अर्थ है कि जब लोग काम करने के तो इच्छुक होते हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता, तो ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी में लोग नियोजित प्रतीत तो होते हैं जबकि वास्तव में वे उत्पादकता में कोई योगदान नहीं कर रहे होते। मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब वर्ष के कुछ महीनों के दौरान लोग रोजगार नहीं खोज पाते। शिक्षित बेरोजगारी, जब शिक्षित लोग अर्हता प्राप्त कर लेते हैं और सारी शिक्षा लेने के बाद भी वह रोजगार नहीं खोज पाते, तो ऐसी स्थिति शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। अगला देखिए, आर्थिक क्रियाएं, वे क्रियाएं जो आय के लिए की जाती हैं उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। गैर आर्थिक क्रियाएं, वे क्रियाएं जो आय के लिए नहीं की जाती उन्हें गैर आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। भौतिक पूंजी, मनुष्य द्वारा निर्मित कोई भी गैर मानवीय परिसंपत्ति जो बाद में उत्पादन में प्रयोग की जाए उसे भौतिक पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी निर्माण, जब मौजूदा मानव संसाधन को अधिक शिक्षित और स्वस्थ बनाकर और विकसित किया जाता है तो उसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, प्रकृति द्वारा प्रदत्त सामान को एकत्र करने या उपलब्ध कराने में जुड़ी क्रियाओं को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन एवं खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत होने वाली क्रियाएं हैं। द्वितीय क्षेत्र, वे क्रियाएं जो कच्चे माल या प्राथमिक उत्पाद को और अधिक उपयोगी वस्तुओं में बदलती हैं उन्हें द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, जैसे विनिर्माण यानी निर्माण में किसी वस्तु का प्रयोग होना। तृतीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में वे क्रियाएं आती हैं जो आधुनिक कारखानों को चलाने या उपरोक्त दोनों क्षेत्रों की क्रियाओं को सहारा देने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उदाहरण के रूप में बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, बीमा आदि, ये सभी चीज़ें जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो ये इस पाठ का महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द था और आप इस पाठ के महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख चुके हैं। तो मेरी वीडियो आप तब देखिए जब आप किताब पढ़ लेंगे, यानी ये पाठ जब पढ़ लेंगे उसके बाद अब जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कई चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप में समझ में आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।